हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना फिजिक्स की सिलसिला जारी है और हम लोग एनसीईआरटी खान सर के भी फिजिक्स हैं मेरे पास, और आलोक प्रकाशन एवं भारती भवन, इन सभी के सम्मिश्रण से हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर अर्थात प्रकाश के परावर्तन को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में टाइप बाय टाइप वीडियो करके बनाया है। और एक लॉन्ग वीडियो 1 घंटा प्लस बनाया है, लगभग 1 घंटा 5 मिनट के आसपास है, जिसमें आपके सारे थ्योरी को बताया गया है। आप जो अपना हम लोग मूल टॉपिक का अध्ययन करेंगे, ये फिजिक्स के क्लास 10th के दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। अब ये सिलसिला लगभग 2 से 4 दिन में हम लोग दूसरे चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और कहीं कुछ कमी रहे तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हम उसको सुधार करने की कोशिश करें। बाकी आपको हम संतुष्ट करने का 100% कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मूल टॉपिक को, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन हम पढ़े हैं, उसी तरीके से हमको क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इसका सीधा डिफिनेशन है, जब प्रकाश एक माध्यम, भाई माध्यम क्या है? माध्यम, प्रकाश को अपवर्तन को समझने के लिए आपको माध्यम की जरूरत पड़ेगी। जैसे हवा हुआ ना, वायुमंडल, यह एक प्रकार का माध्यम हुआ। जल हुआ ना, एक प्रकार का माध्यम है। अगर आप प्रकाश को टॉर्च से होकर के बाहर निकाल रहे हैं, शीशा एक प्रकार का माध्यम हो गया, हीरा एक प्रकार का माध्यम है, चांदी एक प्रकार का, मतलब प्रकाश को हम किसी भी माध्यम में ले जाए, लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए, अपवर्तन की घटना के लिए कम से कम आपको 2 माध्यम रहना जरूरी है, और प्रकाश की अपवर्तन 2 माध्यम से ही घटेगी। तो डिफिनीशन आपको पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। सीधा परिभाषा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, ये डिफिनेशन लिखे ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है, और उसी परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सर जी कैसे परिवर्तन हो जाता है वो बताइए। पहले डिफिनीशन समझे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश सीधा सीधा नहीं चल जाएगा, उसकी डायरेक्शन में, उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। कभी आगे भाग गया तो कभी अभिलंब की ओर झुक जाएगा। वही हम फोटो में आपको बताए हैं। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार और डिफिनेशन आपको बता दूं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते तो उसकी दिशा में क्या होती है, परिवर्तन होती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रकाश के अपवर्तन की घटना खासकर आपको कैमरा में देखने को मिलेगा। कैमरा क्या है, पुष्पा मूवी देखे होंगे, किस किस किसी किसी चलता है ना गाना, तो वहाँ भी कैमरा कहने का सेंस उसमें भी बताया गया कि कैमरा में प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है। सूक्ष्मदर्शी की कहानी सुने होंगे, अब देखे भी होंगे कभी। या दूरदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है छोटा चीज को देखना, और दूरदर्शी का टेलीस्कोप, यानी दूरदर्शी का मतलब हुआ कि यहाँ से दूर की चीजों को देखना। इन सभी इंस्ट्रूमेंट में कहेगा प्रकाश की कौन सी घटना होती है, तो प्रकाश की अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। कैसे होती है, यहाँ देखिए, हम चित्र 1 और चित्र 2 करके आपको समझा रहे हैं। चित्र फर्स्ट और चित्र सेकंड क्या है, ठीक है। तो ऊपर जो हवा होती है ना, सबसे पहले तो ये समझिए कि हवा वाले जो ऊपर वाले जो पार्ट है, जैसे हम लोग कहाँ हैं, हवा में हैं, नहीं, हवा कहने का हवा में तैर नहीं रहे हैं, यानी वायुमंडल में, पानी में डूबे नहीं हैं। तो ये हवा वाले पार्ट को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। ये तो दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि बच्चा क्या है ना, पढ़ने के बाद ना सघन समझते हैं ना विरल समझते हैं। भाई साहब, ये वायुमंडल को हम लोग विरल मानेंगे। और जब हम वायुमंडल से ही ना प्रकाश आती है, जब वायुमंडल से प्रकाश को जब हम पानी में डालेंगे, बोले जल में डालेंगे, तो एक माध्यम हो गया जल और एक माध्यम हो गया हवा। तो हवा वाले माध्यम को विरल कहेंगे, और जल वाले जो माध्यम होगी वो सघन कहेंगे। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर कोई जरूरी है कि हम जल में प्रकाश को भेजेंगे? हो सके तो हम प्रकाश को कांच में भी भेज सकते, तो भेज दीजिए कांच में, तो कांच हो जाएगा आपका सघन माध्यम। लेकिन प्रकाश जाएगा कहाँ, विरल से ही ना जाएगा। आपके मन में एक और प्रश्न होगा कि सर हम ऐसे ऐसे एलईडी बल्ब आ गया है जो पानी में रख करके ही बार दिया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, आपका कथन सही है। आप प्रकाश सघन माध्यम से भी विरल माध्यम में भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो दो, फिर भी तो घटना घटेगी ना, प्रकाश सीधी रेखा में नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो यही प्रकाश का अपवर्तन है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जब प्रकाश सघन माध्यम, विरल माध्यम, हवा को क्या बोलेंगे हम लोग, विरल माध्यम, जब प्रकाश विरल माध्यम से जाती है ना, तो देखो ना, सीधा सीधा नहीं चला जाता है,
वो क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। इसको हम अविलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। और यहाँ पर देखो, इस बार हम बल्ब को यानी ए को, यहाँ ए को बल्ब मान लीजिए एक तरीका से। अब यहाँ से लाइट बार रहे हैं तो ये अविलंब की ओर ना होकर के अविलंब से दूर भाग रहा है। हम ए से मार रहे यानी जल में हम लाइट जला रहे हैं, इसका मतलब हम कौन माध्यम में हैं? आपका जवाब होना चाहिए कि हम सर सघन माध्यम में। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है ना, तो प्रकाश की किरण आर पार जो होती है वो अविलंब की ओर ना झुक करके अविलंब से क्या होती है, दूर। और ऑब्जेक्टिव यही हो गया आपको 2 नंबर का। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो फंसाएगा यहीं पर भाई, समझ लीजिए। जब प्रकाश को हम कहाँ से डाल रहे हैं सर, हवा से। हवा से डाले माने कहाँ से डाले, हवा से डाले कहने का सेंस विरल माध्यम से। जब हम सघन माध्यम में डालते हैं तो प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो प्रकाश की किरण किधर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब हम सघन माध्यम, जब सघन बोल रहे हैं तो दिमाग में फीलिंग लाइए कि हम प्रकाश कहाँ से जला रहे हैं, शीशा से जला रहे हैं, जल से जला रहे हैं, कांच से यानी हीरा से जला रहे हैं, ऐसे दूसरे सृष्टान से जला रहे हैं वायुमंडल को छोड़ करके। तो सघन माध्यम से जब प्रकाश को डालोगे तो ये अविलंब की ओर ना झुक करके अविलंब से कहाँ चला जाता है, दूर। बस इतना बात सेट कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। और याद रखिएगा, हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ाए थे, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़ाए थे। उस नियम में एक नियम पढ़ाए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पढ़ाए ना, प्रकाश के परावर्तन में एक नियम हम पढ़े थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। यानी प्रकाश के परावर्तन में पढ़े कोण आई बराबर कोण आर पढ़े हैं। लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के कभी भी बराबर नहीं होगा। कहाँ, प्रकाश के अपवर्तन में। कैसे सर, क्योंकि देखो जब हम विरल माध्यम से प्रकाश डाल रहे हैं ना, तो यहाँ आई देखो कोण कितना बड़ा है, यहाँ पे आई बड़ा है। और यहाँ पे जब ये अभिलंब की ओर झुकेगा, ये वाली रेखा, ये तो हम काल्पनिक रूप से यहाँ डाले हैं ना, जब यह अविलंब की ओर झुकेगा तो यहाँ जो परावर्तन, यानी इसको हम परावर्तन कोण भी नहीं बोलेंगे अब यार को, इस आर को हम अपवर्तन कोण बोलेंगे, क्योंकि अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना। आप परावर्तन कब कहते हैं, जब यहाँ से डाले और रिफ्लेक्ट कर जाता, एक ही माध्यम में चला जाता, तब ना परावर्तन कहते हैं। तो ये अपवर्तन कोण है। यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच स्थित कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यहाँ आपतन कोण और अपवर्तन कोण, क्योंकि दूसरे माध्यम में जाकर के कोण बनाना तो उसको अपवर्तन कोण बोलना। और जब ये उधर चला जाए अर्थात रिफ्लेक्ट करा जाए या हो जाता, तो आपका परावर्तन कोण होता। तो यहाँ पर इस आर को अभी हम क्या मानेंगे, अपवर्तन कोण मानेंगे। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में यहाँ क्या संबंध है, चित्र फर्स्ट में यहाँ लिख भी दिया है कि आपतन कोण क्या बड़ा है, किससे, अपवर्तन कोण से। और चित्र सेकंड में जब हम सघन माध्यम से प्रकाश मार रहे हैं विरल माध्यम में, तो क्या है, अविलंब से दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब यहाँ आई का मान छोटा होगी। वैसे भी मन में फीलिंग करो कि ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण बना दिया, यानी कोण आई से यहाँ बताया भी है कि कोण आई छोटा है, कोण आर क्या है, बड़ा है। तो ये पॉइंट याद रखना कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के तो बराबर होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों कभी बड़ा होता है तो कभी छोटा है। किस केस में बड़ा है, यहाँ पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है और यहाँ पर आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या है, छोटा हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ यह भी देखेंगे कि प्रकाश इस घटना में अविलंब की ओर झुका है और यहाँ पर क्या अविलंब से दूर गया है। इन दोनों स्थितियों में जो आप परिवर्तन देखे हैं सर, क्या परिवर्तन देखे हैं, 2 ही तो परिवर्तन देखे हैं। एक परिवर्तन देखे हैं कि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक गई है और एक परिवर्तन देखे कि प्रकाश अविलंब से दूर जा रही है। इन्हीं घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हमारे ख्याल से प्रकाश के अपवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हम मटेरियल बनाए हैं अपने हाथों से और इन मटेरियल को हम PDF बना करके आपको डाल देंगे। आप उनको थोड़ा देख लीजिएगा तो क्या है ना, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर हम लोग यह भी देखेंगे जब प्रकाश के अपवर्तन से क्या क्या घटना होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन से वेग में परिवर्तन हो जाता है, प्रकाश के वेग में बदलाव होती है। ये क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो क्या क्या चीज़ बदलता है, तो वेग बदलता है, तरंग धैर्य बदलता है। ये 2 चीज़ तो दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या चीज़ परिवर्तन नहीं होता है, तो आवृत्ति कभी नहीं चेंज होगी। ये थोड़ा डीपली बात हो गया सर, आवृत्ति हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो ज़रूर समझना चाहिए, बट अभी रट लीजिए, बहरहाल आगे हम टॉपिक आपको बता देंगे। फिर से, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है, वेग बदलता है,
तरंगदैर्घ्य बदलता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। कैसे सर वेग बदलता है? क्योंकि जब हम विरल बोल रहे थे आपके दिमाग में क्या फीलिंग आ रहा है? जब हम विरल बोल रहे थे आपके दिमाग में हवा की फीलिंग आ रही है ना। ये थोड़ा हम स्क्रीनशॉट आपको मारने के लिए दे देते। बहुत बच्चे हमको बोलते रहते हैं कि सर आप एकदम यूट्यूब को ऊपर आप पूरा अपना फोटो ही रख देते ताकि पीछे चीज़ हम नहीं लिख पाती। लिख लीजिएगा, हम मटेरियल डाल देंगे। जब अपने हाथ से आपको कंटेंट दे रहा हूँ तो क्या ज़रूरी है कि आप उतना समझने पर बल दीजिए, ठीक ना। हम कहाँ थे? तो मूल टॉपिक अपना चल रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो विरल माध्यम में जो प्रकाश का वेग होगा ना, विरल माध्यम में कितना होता है आपको रटाए हैं पिछला टॉपिक में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या लाख में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पूछा है लाख वाला, इसलिए बार बार हम 3 लाख बोल रहे हैं, ठीक ना। लेकिन वही प्रकाश को जब हम जल में डाल देंगे तो उसका स्पीड घट जाएगा, वेग में परिवर्तन हो गया। कितना स्पीड घट गया सर? तो इसका स्पीड हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं एवरेज मान बोल रहा हूँ, 2 दशमलव समथिंग होती है, लेकिन आपको एवरेज याद करना है। 10th के बच्चों के लिए यही काफ़ी, अगर पॉइंट में देंगे तो डाटा याद नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा प्रकाश का जो विरल माध्यम में स्पीड कितना होता है, तो विरल माध्यम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब इसको हम सघन माध्यम में लाते तो इसका स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, स्वाभाविक है अधिक होता है, यही टॉपिक है। और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? कम। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। निम्न में से बताइए कि कहाँ प्रकाश का वेग अधिक होगा? तो प्रकाश का वेग अधिक होगा आपको विरल माध्यम में, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा आपको? कम होगा। अब हम लोग एक नए टॉपिक देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। जैसे कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़े थे ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए पिछला चैप्टर का भी रिवीजन हो रहा है। अब हम लोग अपवर्तन के 2 नियम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम। तो ये 2 नियम हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम को लिखे, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। हम लोग जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़े, तो उसी तरीके से प्रकाश के ये क्वेश्चन समझिए एक तरीका का है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इन दोनों नियम को समझिए। पहला नियम है कि आपतित किरण। कैसे होता है सर आपतित किरण? आप ये बताए थे, आप विरल से आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, ठीक है ना। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण किसको कहेंगे? अपवर्तित किरण। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये चली जाएगी तो इसको अपवर्तित किरण कहेंगे नहीं, ये हो जाएगा आपको परावर्तित किरण। अपवर्तित किरण उसको कहते हैं जब दर्पण किसी भी विरल से सरल में आ रहा है तो ये तो अभिलंब है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब विरल से सरल में आता है तो झुक जाता है, या हम सघन से विरल में ले जा रहे हैं तो अभिलंब से क्या होता है? दूर चला जाता है। तो वही बात बताया हूँ, और तीनों का तीनों एक ही तल पे है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको लिखना पड़ा, आपको लिखने के लिए पहले तो ले लो स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे लिख करके मजबूरी है समझाना, बाकी हम ऐसे डायलॉग में भी समझा देंगे, और लिखेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बड़ा हो जाएगा ना, इस वजह से थोड़ा सा हम फास्ट में घसीट देते। राइटिंग भी आपको ज़्यादातर समझ में नहीं आता होगा, लेकिन राइटिंग से ज़्यादा आप उसके मेन पॉइंट क्या कह रहे हैं इस पर बल दीजिए। हम PDF आपको डाल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने दीजिए। तो है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम में आपतित किरण, आने वाली किरण कहाँ से किरण आती है? आप कहिएगा सर विरल माध्यम से आती है। सर ऐसे भी तो होता है सघन माध्यम से भी जा सकती है किरण। हाँ बिल्कुल, जल से भी प्रकाश, बल्ब जला दो पानी के अंदर, वहाँ से भी तो जाने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे ना। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण क्या है? जब दूसरे माध्यम में जाकर के या तो अभिलंब से दूर जाता है या अभिलंब की ओर झुक जाता है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अब ये बताए ना, ये क्या अभिलंब हो गया? ये अभिलंब N और N' से जो इंडिकेट किए थे पिछला, अभी हम मिटा दिए उसको, तो वो अभिलंब है। तीनों का तीनों क्या है? एक ही तल में है। सेम वैसे ही सर पॉइंट है, जैसे हम प्रकाश के परावर्तन में एक नियम पढ़े थे, आपतन कोण यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, वहाँ क्या बोलना था हमको? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है। बस सिंपल सिर्फ आपको परावर्तित की जगह यहाँ आप अपवर्तित बोलना है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण ऐसे बोल देना है, या आप है ना, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। सर ये पॉइंट तो याद हो गया। दूसरा नियम थोड़ा समझने वाला है, और यह VVI नियम है। क्यों?
क्योंकि दूसरा नियम के लिए आपको प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण, कैसे कहते हैं सर आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं ना, पढ़ाए थे। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को दर्शाता है। आप प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर में परावर्तन तो बोलना ही नहीं है आपको। बहुत बच्चा आपतन कोण परावर्तन कोण बोल देते, गड़बड़ हो जाएगा। हम तो अभी बताए ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर कहाँ होता है, प्रकाश के परावर्तन वाला चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर कभी भी जीवन में प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण कभी बराबर नहीं होगा। या तो आपतन कोण कभी बड़ा हो जाएगा तो अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा, या अपवर्तन कोण कभी बड़ा हो जाएगा तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के जो अपवर्तन का दूसरा नियम है ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को दर्शाता है। और याद रखिएगा, इस रिलेशन को देने वाले, इस संबंध को देने वाले एक फिजिक्सियन था, बहुत बड़े विद्वान थे, जिसका नाम है स्नेल, आधा दंसवा नेल, स्नेल भी कहते हैं। और उन्होंने 1621 ईस्वी में इसका नियम दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरे नियम किसने दिया, या जमा नियम हो, नियम का संबंध किस विद्वान से, तो स्नेल के नियम। और उन्होंने कब दिया, तो 1621 ईस्वी में दिया था। और इस जो नियम दिया उसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो शॉर्टकट में यहीं से क्वेश्चन काट करके 2 नंबर का बोर्ड बना देता है बिहार बोर्ड कि स्नेल के नियम को लिखे। जब आपसे स्नेल का नियम पूछ रहा है, इसका मतलब प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछ रहा है। और स्नेल साहब ने क्या कहा था, देखिए, कि किसी विशेष रंग के लिए या किसी भी माध्यम के लिए, सर विशेष रंग क्या होता है, रंग के भी बहुत वैरायटी है, आपका रंग चैप्टर है पढ़ाएंगे। बैजानी हॉपी नाला, ये क्या है सर, बैगनी जामुनी नीला, इससे रिलेशन बताएंगे। तो किसी भी विशेष प्रकाश के लिए, किसी भी विशेष रंग के लिए या विशेष माध्यम के लिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ विशेष रंग की चर्चा कर दिया हूँ। किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, सर ये जया क्या है, आप लोग त्रिकोणमिति में 10वां में साइन पढ़िएगा। इंग्लिश में हम साइन कहते हैं, साइन को हिंदी में जया बोला जाता है। और जया कहने का सेंस बच्चन साहब पे नहीं चले जाइएगा, ठीक है ना, कितना शुद्ध नाम है। देखिए, तो हम लोग 10वीं क्लास में उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक होता है ना, जैसे कि देखिएगा गांव घर में लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल जाने को है। भाई साहब, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो भी हॉस्पिटल बोल रहे हैं, लेकिन वो अस्पताल बोलने में उनको थोड़ा सा ज़्यादा कसरत करना पड़ता है। वो ये बोल देगा डॉक्टर से मिलने जाना, डॉक्टर बोले तो चिकित्सक नहीं बोलेंगे। तो कुछ ऐसे टोन होते हैं ना जो आपको इंग्लिश वर्ड बोलने में ईजी हो जाता है और उसको हिंदी बोलने में थोड़ा कठिनाई होता है। इसलिए आप त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक वगैरह से बोल देते हैं, लेकिन जब उसका हिंदी नाम आएगा तो लगेगा ओ गॉड, जया तो पहली बार सुन रहा हूँ, साइन को जया कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया कहने का सेंस आने वाले किरण से जो कोण बनता है वो कोण, और तथा अपवर्तन कोण की जया, हमको तो परावर्तन बोलना ही नहीं इस चैप्टर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण कहाँ बनेगा, जब हम पानी में डाल रहे हैं, सघन माध्यम में डाल रहे हैं, तो वहाँ की जया, दोनों का जो रेशियो निकालेंगे उस थीटा का मान, चाहे 30 डिग्री दिया रहे, यहाँ 15 डिग्री दिया रहे, तो दोनों को जो हम थीटा का मान काट कूट के निकालेंगे और जो अपना वैल्यू प्राप्त होगा वही मान क्या हो जाएगा आपको, नियतांक। वो मान अपने आप में क्या होता है, नियतांक। और एक फॉर्मूला बनता है, इसको किस नाम से जानते हैं, म्यू कहते हैं इसको। सर जी कैसे लिखते हैं म्यू, थोड़ा बता दीजिए। आप छोटा ABCD में यू लिखते हैं ना ऐसे, और इसमें ऐसे लगा दी, इसी को म्यू कहते हैं, ठीक है। फिर से नहीं समझे सर, जैसे यू लिखते हैं ना, यहाँ पे ये सटा दो तो ये म्यू हो जाएगा। तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। यहाँ पे साइन आई क्या है, तो साइन आई है आपतन कोण का मान, बोले तो आपतन कोण द्वारा, आपतन कोण और अभिलंब के बीच वाले कोण, है ना। और साइन आर क्या है, साइन आर हो गया अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच का कोण। दोनों का जो एवरेज वैल्यू आएगा उसको हम म्यू कहेंगे, कांस्टेंट के रूप में आएगा, एक नियतांक के रूप में होगा, और इसको हम लोग अपवर्तनांक के नाम से भी जानते हैं। म्यू को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक भी कहते हैं। और यहाँ डिफिनीशन भी लिख दी है, अपवर्तनांक जो लिखा उसका मतलब हम म्यू लिखे हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या सूत्र हुआ, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात किसको कहते हैं सर, जहाँ सिर्फ प्रकाश ही होता है, वहाँ हवा कोई मीडियम नहीं होती है। निर्वात में कितना चिल्लाओगे, अभी सुनीता विलियम का नाम सुने होंगे, निर्वात में गए थे, देख रहे ना, हवा मतलब वो ऐसे ही उड़ के काम करे, हवा में नहीं उड़ रहे, वहाँ ग्रेविटी है ही नहीं, आपको त्वरण गुरुत्वाकर्षण, जिसके गुरुत्वाकर्षण बता रहा हूँ। त्वरण भी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण का ही रूप है, जो आपको पढ़ाएंगे, आपको 9th क्लास का फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। तो कहने का सेंस, निर्वात में प्रकाश का कितना स्पीड है, चाहे निर्वात हो वायुमंडल हो, दोनों में आपको प्रकाश का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हटाया हूँ।
और यहाँ है माध्यम में प्रकाश का वेग। सर ये माध्यम क्या है? माध्यम में बार बार कह रहा हूँ, माध्यम अनेकों हो सकता है, चाहे जल का माध्यम ले लीजिए, कांच का माध्यम ले लीजिए, दुनिया की बहुत सारी चीज़ का माध्यम हो सकता है। आपके कपड़ा में भी मार देंगे लाइट, लाइट कहने का तो आर पार जो होगा, तो पूरा लाइट तो आपके कपड़ा से आर पार नहीं हुआ, तो कपड़ा भी आपका एक प्रकार का क्या हो गया, माध्यम हो गया। नॉर्मल बात है, आप समझ सकते हैं मेरे बात को। तो निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग जो होगा यानी c/v, c यहाँ क्या दर्शा रहा है, लाइट ऑफ स्पीड, यानी प्रकाश के वेग, और v किसके है, द वेलोसिटी ऑफ मीडियम यानी माध्यम का वेग। इन दोनों के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते थे, ठीक है। और अपवर्तनांक जो होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा हाई कंपटीशन में आता है कि अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक जो होता है ना, याद रखिएगा, वो कोण पर निर्भर नहीं करता। आपको लगता होगा कि कोण बट्टा कोण बैठा रहा है, साइनर बट्टा साइनर मत कर दीजिएगा। अपवर्तनांक जो होता है वो कोण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वेग पर निर्भर करता है ना, वेग, उसकी चाल। दूसरे नंबर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति क्या हुआ सर? क्योंकि जल का नेचर कुछ और है, हवा का नेचर कुछ और है। जल में आप उस स्पीड से दौड़ जाइएगा या तैर लीजिएगा, जितना हवा में चल जाइएगा तैर लीजिएगा, या आपको हम कहेंगे कड़वा तेल में जाकर तैर लीजिए तो तैर लीजिएगा, नहीं तैर पाइएगा। और जल में ज़्यादा जोर से तैर लीजिएगा, और सरसों के तेल जो होगी उस तेल में आप ज़्यादा जोर से नहीं तैर पाइएगा। तो दोनों की जो है ना, मतलब प्रकृति अलग अलग हो गई। तो मूल रूप से आपसे जब भी पूछे कि अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक कोण पर या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा अपवर्तनांक किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कोण पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति मैंने बता दिया, सरसों तेल को देखो ना, कितना उसमें डेंसिटी है, कितना घनत्व है, माने कितना एकदम, उसमें आप हिल ही नहीं पाइएगा ज़्यादा जोर से। और पानी में आप अच्छे से हिल पाइएगा, हवा में और अच्छे से हिल पाइएगा। हिलना माने दौड़ना, समझ में आया ना बात? तो इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थ की क्या क्या अपवर्तनांक है। ये आपको हाई लेवल के कंपटीशन में भी पूछ देता है कि कुछ पदार्थ का कितना कितना अपवर्तनांक है, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अपवर्तनांक समझ गए, अपवर्तनांक किसको कहते हैं। अपवर्तनांक कहने का सेंस बताई दिए, तो अब कुछ प्रमुख पदार्थ का आपको अपवर्तनांक क्या होगा याद करना पड़ेगा। होता है क्या कि हम वीडियो को रोक करके, हमको एडिट इतना अच्छा से नहीं करने आता है, उसके बाद आपको लिख देता हूँ तब बताता हूँ। आप नहीं लिख के बताएंगे, हमको लिख के बताऊँ फिर ऐसे करके, तो कहिएगा सर लिखवे नहीं करते, हम उतारेंगे कैसे। लीजिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार लिए होंगे स्क्रीनशॉट। हमारे कुछ बच्चे वो बोलते रहते हैं सर आप छेके रहते स्क्रीनशॉट नहीं मारते, लीजिए आप मार लिया कीजिए। और आपके चक्कर में हमको लिखना पड़ता है, नहीं तो हम शॉर्टकट गली से निकल जाते फास्ट में समझा करके, ठीक है ना। समझिए, कुछ प्रमुख पदार्थ का आपको अपवर्तनांक पूछता है। अपवर्तनांक निकालने का तरीका बता दिया हूँ कि निर्वात में प्रकाश का चाल बोले तो c/बट्टा माध्यम का चाल, माध्यम का चाल को हम लोग क्या मान लिए हैं, v, ठीक है ना। जैसे कि आपको पूछेगा निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात में अपवर्तनांक, तो निर्वात में अपवर्तनांक 0 होगा। कितना होगा, 0, ये याद रख लीजिए। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आए होगा, क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं कि निर्वात में अपवर्तनांक कितना होगा, तो निर्वात में अपवर्तनांक आपको 0 हो जाएगा। हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, ये खासकर 10th के बच्चों को उतना नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए 1.0003। कैसे याद होगा सर, 1.303, 3.03, ऐसे करके ट्रिकी याद कीजिए। दूसरा नंबर, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये भी लगभग ही आपसे पूछे। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। केरोसिन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अपवर्तनांक होता है 1.63। लेकिन आपसे पूछेगा क्या चीज़ का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा, और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। क्या बोलोगे, 2.42। इनमें कुछ विशेष बातें, इनके बारे में छोटी सी ऑब्जेक्टिव, समझो कि आपका 3 मिनट हम बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी आप ऑब्जेक्टिव खास कर 10th क्लास के लिए VVI टॉपिक बनता है इसमें। निर्वात के बारे में हम लोग जानते हैं कि वहाँ ध्वनि की चाल कितना होगा, 0, क्योंकि ध्वनि सुनिए नहीं, कितनों चिल्लाइएगा सुनिए नहीं पाइएगा। लेकिन प्रकाश का चाल हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये याद है। हवा के बारे में बात बताऊं, इस वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है कितना परसेंट है, 21 बोले तो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, 0.03%। आपको ये याद रखना है 1.63 ये अपवर्तनांक है। लेकिन मैं वायुमंडल में बोलूँ कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपको बोलना पड़ेगा 0.03%। वहीं आपको यहाँ पर आया है पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। भूलना नहीं है कि पानी में द्रव्यमान का अनुपात पूछ दे कितना होगा, तो द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान H2, 2 हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो 2-16 को काटोगे तो 1:8 होता है। लेकिन वही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि पानी में तत्व का अनुपात कितना है,
तत्व बोले तो हाइड्रोजन किस H2O होता है ना, लिख के समझाइए गुरुजी। देखो ये H2O हुआ ना, तो हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:1 में आपको टिक मारना पड़ेगा जब आपको तत्व का अनुपात पूछे तो। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि पानी में द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2। कैसे हुआ सर, 2 हाइड्रोजन के चक्कर में 2 हुआ, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 8 के 2 गुना 16, काट कुट के 1:8 होगा। ये ऑब्जेक्टिव को प्लीज माइंड में सेट कर लीजिए, बार बार पूछता है। जब आपसे पूछे तत्व का अनुपात कितना है तो आपको बोलना है 2:1, जब पूछेगा द्रव्यमान का अनुपात कितना है तो आपको बोलना है 1:8। इसको हम थोड़ा फास्ट में खींचेंगे, ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगी। और यहाँ पे आ गया बर्फ, भूलना नहीं है कि बर्फ जो होता है पानी में जब फेंक देते हैं तो बर्फ जो है ना पानी में पूर्ण रूप में डूबता नहीं, उसका कितना भाग डूबा हुआ रहता है 1/9, कितना भाग ऊपर रहता है 1/10 आपको ऊपर रहता है, 9/10 भाग क्या होता है आपका डूबा रहता है। फिर से कितने भाग, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई साहब, रेलवे की बात बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन है आपका किरोसिन तेल। किरोसिन तेल का तो ये अपवर्तनांक हुआ, लेकिन किरोसिन तेल आपको क्यों याद रखवाएंगे, क्योंकि एक एलिमेंट का नाम आप सुने होंगे सोडियम, जिसको हम Na कहते हैं, परमाणु संख्या 11 होता है, और सोडियम को जब हवा में रखेंगे तो हवा से संपर्क करके सोडियम में क्या होती है, आग लग जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि हवा में जलने से यानी ऑक्सीजन में जलने से बचने के लिए सोडियम को हम लोग कहाँ छिपा करके रखते हैं या कहाँ रखा जाता है बचा करके, तो किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। ठीक है, वहीं पोटेशियम की चर्चा करूँ, पोटेशियम को कहाँ रखते हैं तो पानी में डुबा करके। यहीं पर बच्चा कन्फ्यूजन होता है, सोडियम को पानी में डाल देता है, पोटेशियम को तेल में डाल देगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। प्लीज़ हम सोडियम को किरोसिन तेल में रखते हैं और पोटेशियम को कहाँ डाल के रखते हैं तो वाटर बोले तो पानी में डाल के रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दिया। हीरा के बारे में सर 2-3 बातें बताइए। कहेगा दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा है। फिर से दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। हीरा किसका अपर रूप है, तो कार्बन का। किसका अपर रूप है, कार्बन का। कार्बन के कितने अपर रूप है, 2, एक है हीरा, एक है आपका ग्रेफाइट। हीरा चमकता है किसके कारण, आगे इसी टॉपिक में पढ़ाएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। क्या हीरा विद्युत का सुचालक है, माने हीरा से करंट लगता है, नहीं लगता है। हीरा वाली साड़ी पूरा पहन के जाइए, मड़बा में सटिए। हमने ऐसा ट्रिक बनाया है ताकि बच्चों को ऐसे टोनिक शब्द बोलते हैं ताकि वो सुने रहते हैं ना तो वो टिक मार देता है। माने पूरा हीरा लगा हुआ साड़ी चाहिएगा पहन के, मड़वा में तार निकल रहे, नंगा तार कहने का से छिला हुआ तार, तो करंट नहीं लगेगा। ये हम जानबूझ के आपको बोल रहे ताकि ये कहानी टाइप से थोड़ा याद रहे, तो आप वहाँ टिक मार दोगे। तो हीरा विद्युत का क्या है, आपको कुचालक है। लेकिन कार्बन के 2 अपर रूप में ग्रेफाइट पढ़ाते हैं, तो ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। हम टॉपिक से थोड़ा भटक रहा हूँ आपको रिविजन करने के लिए। और हीरा के बारे में और क्या याद रखना है कि हीरा का अपवर्तनांक आपसे पूछता ही है 2 दशमलव कितना होता है, आपको 4 होता है। ठीक है, अब हम आगे टॉपिक आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अपवर्तन का मतलब कहने का सेंस, प्रकाश के अपवर्तन तो समझिए गए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो उसकी दिशा में जो बदलाव हुई, परिवर्तन हुई, उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। इस अपवर्तन से 2-4 बातें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन आता है और ये ऑब्जेक्टिव भी समझिए कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होता है, क्यों। मछुआरे को मछली भेजने का सेंस, जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा घूमने के लिए, हम लोग तो नदी किनारे बसने वाले हैं, कमला नदी के किनारे, तो देखते थे मछुआरे बोले तो मल्लाह लोग जब जाते थे मछली को भेजने के लिए भाला लेकर के, तो मारता था मछली पर। अगर वो मछली के सीधा सीधा मारेगा ना तो कभी जीवन में मछली नहीं आप मार पाओगे। हम लोग सोचते थे कि यार मछली को तो सीधा सीधा मारता है, लेकिन नहीं हुआ। घटना ये है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो मछली होता है ना वो वास्तविक सतह पर नहीं रहता, वो वास्तविक सतह से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसके वजह से मछुआरा मारता है मछली को, लेकिन मछली को नहीं लगा, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है, क्यों। ये क्वेश्चन भी बन जाता है और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो दोनों अंदाज में आप दे दोगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो अपवर्तन में टिक मार देना, और इसी क्वेश्चन को आपको सब्जेक्टिव अंदाज में पूछ दे कि प्रकाश मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है, क्यों, तो आप उसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना ऐसे, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है क्योंकि मछली अपने वास्तविक सतह से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली अपने वास्तविक सतह से उठा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है। देखिए 5 लाइन पूर गया आपको, फिर से कैसे लिखोगे, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली अपने वास्तविक सतह पे नहीं होती है, वो वास्तविक सतह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसी कारण मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है। तो पहला टॉपिक होगा। अब पानी में मछली रहे या सिक्का रहे, तो यहाँ पर हम सिक्का भी आपको लिख दे, सिक्का माने कॉइन्स। हाँ, तो क्वेश्चन आएगा कि पानी में या जल में सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। वास्तविक सतह पर सिक्का नहीं होते ड्यू टू अपवर्तन। अपवर्तन समझो एक भ्रम है। अपवर्तन को मूल रूप से क्या कहेंगे, भ्रम। भ्रम किसको कहते हैं, जैसे लगता कुछ और है दिखता कुछ और है।
लगता कुछ और है, दिखता कुछ और है। समझ गया? इसी को भ्रम कहते हैं। नहीं कहते कि भ्रम में पड़ गए यार, हमको लगा था ये है लेकिन वहाँ ये चीज़ है ही नहीं। समझ में आया? तो दूसरा टॉपिक में आएंगे। यहाँ पर बोला है अक्षर के ऊपर जब हम कांच के स्लैब रखते हैं। बचपन में आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, औजार बॉक्स में मिलता था एक लेंस टाइप का। अगर इस अक्षर के ऊपर हम ऐसे करके देखते थे लेंस लगा करके, तो अक्षर आपको मोटा दिखता था। जो अभी छोटा आपको दिख रहा है ना, ये अपने अभी PDF बनाया हूँ मैं। तो जो छोटा दिखता था वो कैसे दिखता था? आपको मोटा दिखता है। ये किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश के अपवर्तन। प्लीज आप दुनिया का बहुते प्रवचन सुन लीजिए, लेकिन अपवर्तन को नहीं भूलना। ये सारा घटना आपको अपवर्तन अपवर्तन में टिक मारना है, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक है इसमें, पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखता है। अब ये तो छड़ी को डूबी हुई टेढ़ी दिखाए थे आपको फोटो बना करके थोड़ा सा पीछे। कहने का सेंस ये हुआ, पानी में डूबी हुई छड़ी आ जाए या पेंसिल आ जाए, कोई भी सब्सटेंस आ जाए, कोई भी पदार्थ आ जाए, तो वो अभिलंब से क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है ना जब विरल से सघन में आते हैं तो थोड़ा टेढ़ा आपको प्रतीत होगा। हालांकि वो टेढ़ा नहीं होता है, बट वो आपको टेढ़ा प्रतीत होगा ड्यू टू किस रीजन के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक और बात आपको याद रखना है, तारा जो टिमटिमाते हैं, तारा आपको लगेगा कि तारा लुपझुप हो रही है। सॉरी, थोड़ा पेज पे पैर पड़ रहा था। तारा जो आपको टिमटिमाते हैं वो भी किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हैं। याद रखिएगा, तारा जब, हालांकि तारा हमेशा आपको जला हुआ रहता है, दिन में आपको नहीं दिखता है, रात को ज़्यादा दिखता है। इसका कारण क्या है? तो ये भ्रम है आपको। अपवर्तन, अपवर्तन कैसे घटती है? क्योंकि इस वायुमंडल में इतनी सारी गैस है, इतने सारे धूल कण है ना, वो प्रकाश को क्या कर देती है? अपवर्तित कर देती है, परावर्तित कर देती है। आपको आंखों में धूल झोंक देता है। आंखों धूल का मतलब गर्दन ने पड़ा दिया, मैंने आपको भ्रम दे दिया कि तारा लुप झुप। ये आपको रिफ्रैक्शन के कारण होता है। उसके बाद सूर्य और तारा और चंद्रमा अपनी वास्तविक सतह से थोड़ा दूर प्रतीत होता है। क्यों? हालांकि वो वास्तविक सतह पर रहता है, लेकिन आपको ऊंचाई लगता रहता है, ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसका भी मेन रीजन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो हम एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल बता देते हैं, और उसके बाद अपने वीडियो को क्या करेंगे? एंड करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है आपका। वीडियो हिल जाता होगा, मैं रोक करके लिखता रहता हूँ, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन समझाने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये टॉपिक सब क्या है, नॉर्मल चीज़ें आपको फास्ट में लिख करके मतलब बता देते हैं। बाकी लिखा है तो आपको सुविधा होगा। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी ये। और कंप्लेन हमने सुनना चाहेंगे कि सर जी आप पढ़ते नहीं रहते हैं, तो लिख लो, लिखवाना है तो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं PDF डाल दूंगा, तो टेंशन किस बात की। आइए, क्वेश्चन है कि यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरा में प्रकाश का चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक चाल तो आपको पता है, विरल माध्यम, विरल जिसको हम हवा कहते हैं। प्रकाश का चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम प्रकाश को कहाँ भेज रहे हैं? हीरा में भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? हीरा में। तो हीरा का अपवर्तनांक आपको पता है कितना दिया है? 2.42। तो 42। तो हीरा में प्रकाश का चाल क्या होगा? यानी हीरा एक प्रकार का माध्यम हो गया। माध्यम की चाल आपको ज्ञात करना है। माध्यम की चाल कहने का सेंस भी का मान ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ सोल्यूशन लिख लेना, यहाँ थोड़ा हम जगह छोड़े थे। जो चीज़ दिया रहे वो पहले लिख लीजिए। यानी आपको म्यू का मान दिया हुआ है 2.42। ये म्यू किसके लिए, किसका अपवर्तनांक है? तो हीरा का। दूसरा नंबर आपको सी पता है। सी बोले तो प्रकाश का चाल आपको पता है कितना है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें भी ज्ञात करना है। भी बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। कहने का सेंस हीरा में प्रकाश का चाल आपको ज्ञात करना है सर। तो हम लोग को सूत्र पता है कि भी म्यू बराबर होता है C/V। सी कहने का सेंस प्रकाश का चाल कहाँ? निर्वात में बट्टा पदार्थ, मीडियम में, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो म्यू की जगह म्यू बैठाइए। यानी यहाँ पे हम म्यू का वैल्यू 2.42 ले ले, और सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख दे, नीचे भी लिख दे। इसीलिए भी बराबर क्या हो जाएगा? कोण में गुना कीजिएगा तो यहाँ भी चलाएगा, ये चलाएगा। यहाँ माने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में हमको 2.42 से भाग देना है। इस दशमलव को उड़ाइएगा तो 300 हो जाएगा, और 300 में 242 से भाग दोगे तो आपका डाटा लगभग देखिएगा 1.4 नहीं, लगभग कितना आना चाहिए? हाँ, इसमें लिखे हैं 1.24 है, तो यहाँ लिख देना 1.24। और ये डाटा रहेगा ही 10 माने 24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सर कैसे निकाल दिए? ये हीरा में प्रकाश का चाल हो गया। तो हीरा में प्रकाश का चाल कितना हो गया? 2 माने 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया न्यूमेरिकल। अब हम लोग एक क्वेश्चन आता है, क्रांतिक कोण क्या है? हालांकि
10th क्लास में क्रांतिक कोण की चर्चा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इतना कहाँ से लाएगा बिहार बोर्ड? दे के 100 को 80 को ऑब्जेक्टिव डाल रहा है, तो भाई यही से क्वेश्चन उठा सकता है। थोड़ा जान लीजिएगा तो आपको फ़ायदा ही करेगा, लॉस तो नहीं करेगा, और भविष्य में ऐसे पढ़िए ताकि आपको फ्यूचर में काम दे। तो क्रांतिक कोण के बारे में जान लीजिए। क्रांतिक कोण बड़ी आसानी से समझने की खेला है। देखिए हम डिफिनीशन से ही समझाते हैं। वैसा आपतन कोण, सर हम आपतन कोण जान गए हैं, कैसे किसको कहते हैं आपतन कोण? आने वाली किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो आने वाली, देखो ये आने वाली किरण है ना, और ये अभिलंब के बीच है ना आपतन कोण। वैसा आपतन कोण जिस पर किसी किरण को आपतित कराया जाए। लो हम इस किरण को आपतित करा रहे हैं, ले, यानी कहने का सेंस यहाँ हम डायरेक्शन से पता कर चलवा दिए कि ये आने वाली किरण है, कराया जाए तो वह दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा, एक माध्यम में ऊपर है, इस बार याद रखना मैं ऊपर पानी डाल दिया हूँ, पानी वाले माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, इसको विरल कहते हैं। तो जब हम सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को ला रहे हैं, और ये जो अलग करने वाली रेखा है ना, ये रेखा n और n डैश, इस रेखा को जो अलग कर रही है, तो आने वाली किरण आर पार होना चाहिए। और आप प्रकाश के अपवर्तन में ये पढ़ें कि यह विलंब की ओर मुड़ती है, लेकिन क्रांतिक कोण में याद रखिएगा ये क्या होता है, अलग करने वाली रेखा के समांतर भाग जाती है। ये लो ऐसे भाग आया। सर नहीं समझे, फिर से समझो। जैसे कि ये क्या है, ये एक ऐसी रेखा है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। नहीं समझे, ये एक ऐसी रेखा है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। कौन कौन माध्यम? ऊपर वाला को हम जल कहते थे, लो जल बोल दिए तो इसको हम सघन समझना। और ये हो गया विरल, हवा को क्या कहते हैं? विरल। यहाँ से जो किरण आए ना, आने वाली किरण, और ये किरण, ये अभिलंब है, ये तो हम लोग जानते हैं। अभिलंब किसको कहते हैं? सीधा टेंजेंट कहा जाए, नॉर्मल, हाँ। और ये सीधे आर पार जाना चाहिए ना, अगर इसको कल्पना कीजिएगा तो सीधा आर पार जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, ये अलग करने वाली जो रेखा है, इस रेखा का नाम लो हम मान दिए कि ए बी है। ये अलग करने वाली जो रेखा है ना, उस रेखा की इस किरण क्या होता है, इधर ना जाकर के इसके समांतर घूम जाती है। इसके समांतर क्या हो जाती है? घूम जाती है। अब जो ये कोण बन गया, यही कोण आपका क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण होगा। तो सर डिफिनेशन में कैसे होगा क्रांतिक कोण, हम लोग को समझ में आएगा। देखिए ना, वैसा आपतित कोण, ये आपतित कोण हो ना, वैसा आपतन कोण जिस पर किसी किरण को आपतित कराया जाए, तो वह दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा, दोनों माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समांतर गुजर जाता है ना, समांतर गुजर जाती है। उसी कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव भी क्रांतिक कोण के लिए याद रखिएगा। क्रांतिक कोण में हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश की किरण विरल से सघन में नहीं आता है। प्लीज, किधर से? तो सघन से विरल में जाती है। और कितने डिग्री कोण की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, इसमें अपवर्तन कोण आपको 90 डिग्री लेना है। कितना लेना है? 90 डिग्री। एक छोटी सी टॉपिक और हम लोग क्लियर करते हैं, जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो लिखेंगे क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक क्रांतिक कोण समझ में आ गया हम लोगों को ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब किसी किरण को क्रांतिक कोण से अधिक मान परावर्तित किया जाता है। नहीं समझे सर? क्रांतिक कोण तो समझाए ना अभी। जब किसी किरण को, जैसे यहाँ पर समझिए, ये क्या है आपको, एक ऐसा रेखा है, एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा चिन्ह कहा जाए जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। मैं अगर ऊपर जल दे दूँ और नीचे हवा दे दूँ, तो जल वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सघन माध्यम। क्या कहेंगे? सघन माध्यम। और ये आपका विरल माध्यम। तो क्वेश्चन है, जब किसी किरण को क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित कराया जाए, इसको चलो आपतित कराते हैं हम, ये तो सघन समझ में आ गया आपको, हम आपतित कराइए। आने वाली किरण को हम लोग कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। और इस बीच में एक अभिलंब तो डिफिनेट आप लोग जानते ही हैं, एक अभिलंब होती है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, एन और एन डैश कहते हैं। और आने वाली किरण मूल रूप से वास्तविक सतह पे ना जाके अगर इधर मुड़ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। किधर मुड़ गया सर? इधर का नाम क्या है आप बताइए। अब ये बताएं, इसका नाम है आपको दो माध्यम को अलग करने वाली किरण या रेखा। तो दो माध्यम को अलग करने वाली जो रेखा उसके समांतर चली जाती थी, हो गया क्रांतिक कोण। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि जब किसी किरण को क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित कराया जाए, क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित कराया जाए, तो क्या होता है ना, वो जो अलग करने वाली रेखा है, तो वह अपवर्तन के फलस्वरूप, आने वाली किरण अपवर्तन के फलस्वरूप अपने ही माध्यम में लौट जाती है। कहने का सेंस, अगर इधर आता तो अभिलंब की ओर झुकता, अगर इस पर गया तो दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समांतर हो गया।
वो क्या है ना, अपने ही माध्यम कहने का सेंस, अगर ये पानी हम माने सघन तो सघन माध्यम में ही वापस हो जाती है, यानी इधर ही चला गया। तो यही है प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नहीं समझे सर? हम फिर से समझाएंगे। प्रकाश की क्रांतिक कोण में क्या था, आने वाली किरण दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा के समांतर जा रहा था। इस बार क्या हुआ है, जब हम प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण से अधिक मान पर लो, ये क्रांतिक कोण हुआ ना, ये क्रांतिक कोण हुआ ना, इससे अधिक मान पर जब हम आपतित करवा रहे हैं, तो कराने के बाद क्या है ना, वो अपने ही माध्यम में, किसके वजह से, अपवर्तन के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती, जिसे हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप डेफिनेशन दिमाग में सेट कर लीजिए। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त भी पूछ सकता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त हैं। एक शर्त, प्रकाश की किरण कभी भी आपको विरल माध्यम से मत गुजारना। प्रकाश की किरण किस माध्यम से आएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। हालांकि विरल माध्यम में आ ही नहीं पाता, वो उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए, लेकिन वो किधर उड़ जाता है, अपने ही माध्यम में। दूसरा पॉइंट याद करना है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। यानी ये है ना आपतन कोण, इससे पहले जो हम क्रांतिक कोण आपको बताए थे, ये अभिलंब है और ये इधर चला गया, तो ये क्रांतिक कोण है ना। तो यहाँ पे आपतन कोण का मान, ये आने वाले जो कोण है ना, ये क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कोण आई जो है, कोण सी से ज़्यादा, सी को हम यहाँ पर क्रांतिक कोण मानते हैं, ठीक है ना। तो कोण सी से कोण आपतन कोण का मान कोण सी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दो पॉइंट याद रखिएगा सर, नहीं समझ में आया। सबसे पहले तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाइट को ले जाना है, किरण को। दूसरा ये याद रखना है कि आपतन कोण, आपतित किरण से जो बनने वाला कोण है आपतन कोण, उस आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से क्या होना, मतलब परावर्तन बोला गया, क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। और एक और टॉपिक आपको याद रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड प्रमुख घटनाएं कभी कभी पूछता है, खासकर कंपटीशन में ज़्यादा पूछता है। मेरे प्यारे बच्चों, मूल रूप से याद रखिए, आपका पढ़ाई का उद्देश्य 10वां में टॉप करने के साथ साथ कुछ लक्ष्य को भी प्राप्ति के उद्देश्य से अभी पढ़ लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में काम देगा। मैं अभी बताया कि प्रकाश के जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा में अपवर्तन मत मारना, तारा टिमटिमाता है अपवर्तन की जगह, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई हुई थी अपवर्तन की वजह, सिक्का ऊपर उठा हुआ या मछली ऊपर हुआ प्रतीत हुआ था अपवर्तन की वजह से। सभी जितने भी ग्रह हैं आपको वास्तविक सतह से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है अपवर्तन की वजह से, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से 4-5 घटना आपको हमको बताना है। इस पांचों घटना को हम बता के अपने वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे। अगला टॉपिक आपको लेंस बताएंगे। बहरहाल इस 5 टॉपिक को समझ लीजिए। पहला है हीरा का चमकना। तो हीरा किसके कारण चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा है जल में बुलबुला का चमकना। जल में कैसे बुलबुला होता है सर, कभी देखिए ना, स्प्राइट पिए हैं, स्प्राइट को ग्लास में डालेगा तो उसके ऊपर छोटा छोटा बुलबुला बन जाता है, वो जो आपको चमकता है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसके बाद है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप क्या है सर, पेट में जांच करने के लिए एक मशीन डाली जाती है। कैसे सर, छेदा करके नहीं, गला के माध्यम से या नाक के माध्यम से। तो इंडोस्कोप जो होता है, यानी पेट जांच की जो मशीन होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, हाँ ले लीजिए, तारपर आए नहीं। तो इंडोस्कोप भी किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और एक आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानना है, जिसको हिंदी में हम प्रकाशीय तंतु कहते हैं। प्रकाशीय तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सर प्रकाशीय तंतु कैसे पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि प्रकाशीय तंतु को ज़्यादातर उपयोग देखिएगा औद्योगिक संचार के क्षेत्र में किया जाता है। और प्रकाशीय तंतु के आविष्कार करने वाले एक व्यक्ति का नाम आप लोग जानते होंगे, उसका नाम है नरेन कृपानी। हालांकि हाल ही के दिनों में लगभग हमको लग रहा है 2 साल हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो क्वेश्चन का भी क्या है ना, अभी कंपटीशन से लेकर के 9th 10th के सिलेबस तक भी आपको हाईलाइटेड रखा जाए। तो नरेन कृपानी ने क्या किया था, ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया था, इनको याद रखिएगा। और एक मृग मरीचिका की घटना बताते हैं आपको। मृग मरीचिका भी आपको मूल रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये मृग मरीचिका क्या है सर, मृग मरीचिका कहने का सेंस, जब सड़क पर जाइएगा अभी ठहाके धूप में, अभी तो 1 महीना बाद देखिएगा कितना धूप आएगा जिसका कुछ जवाब नहीं। तो देखिएगा मेन जो पिच रोड होते हैं ना, पिच जिस रोड पे बैठाया है उस पर देखिएगा आपको कि कुछ दूरी पर पानी लगा हुआ है, लेकिन बट आप वहाँ गाड़ी लेके जाइएगा, साइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद वो पानी आपको नहीं लगा। वहाँ क्या, वही जैसे आपको जहाँ से आप दिख रहा था वहाँ पानी लगा, फिर तो वहाँ पानी है ही नहीं।
यही घटना आपको मृग मारीचिका, हालांकि रामायण में भी मृग की कहानी बताई गई है। मृग क्या होती है? भ्रम में डालने की चीज़ है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी एक प्रकार का भ्रम ही कहा जाए, लेकिन मूल रूप से भ्रम हम अपवर्तन को मानेंगे। आपको बस इतना याद रखिएगा, मृग मारीचिका की घटना किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग मारीचिका की घटना कैसी घटना है, मन में खुद की फीलिंग लीजिए। देखिएगा कोई जीप में, पुराने ज़माने की जो जीप होती थी उस टाइम पे उतना हाई क्वालिटी का शीशा वगैरह सब का आविष्कार नहीं हुआ था। तो क्या होता था ना, जीप को फोड़ दिया जाता था। हम लोग सोचते थे यार जीप के आगे ऐसे चकनाचूर क्यों है, लग रहा है इसको कुचाई लगा है क्या, किसी को धक्का उक्का मार दिया इसलिए पब्लिक लोग इसको थ्राई किया क्या? नहीं, ये गैरेज में ऑलरेडी उसको फोड़ दिया जाता था या ड्राइवर फोड़वा लेता था। कारण क्या है कि जब वो गाड़ी सड़क पे चलाते थे ना, तो सामने से जो गाड़ी आती है तो उसका प्रकाश उसके आंखों पर पड़ जाता था, जिसके वजह से वो उसका आंख सही से काम नहीं कर पाएगा, चुनरा जाएगा और वो ठोक देगा। लेकिन जब शीशा फूटा हुआ रहेगा, तो जैसे ही दूसरी गाड़ी का प्रकाश उस मिरर पे, उस शीशा पे पड़ेगा, तो क्या ना, प्रकाश को क्या करेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण अपवर्तित कर देगा, जिसके वजह से क्या है ना, वो उसका प्रकाश जो है उसकी आंखों पे नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन आएगा, शीशा में दरार आने या कांच में दरार आने की वजह से भी प्रकाश जो चमकता, वो दरार जो चमकता है किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो मैंने ढेर सारा बात किया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और इन सारी टॉपिकों को आपको कैसा लगा? हालांकि ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन हमको क्या ना, मूल रूप से समझाना और लिखाना दोनों था। अगर कहते समझाने के लिए तो हम 10 मिनट में समझा के निकल जाते हैं। आपका लेंस चैप्टर की शुरू, मतलब लेंस अगला वीडियो बनाएंगे और उनका इंतज़ार कीजिए। और सबको बारीकी से देखते चलेगा ना शुरू से, तो बहुत आनंद आएगा। बाकी हमारी तरफ से छोटी सी अनुनय और विनय कहा जाए, अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम भी इम्प्रूवमेंट लें। ये यूट्यूब को ना मैं अपने आप को अभी गुरु मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो हमको सीख के आना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है। और एक सीख के बहाने ही समझिए आज आपके बीच हूँ और आया हूँ, एक सीख ले रहा हूँ। अपने जीवन में हर किसी को भी गुरु बना सकते हैं। अगर यहाँ आकर के हम बोल रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ को हम एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो हमसे गलती भी हो जाता होगा, तो वहाँ कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो क्या है ना, हम उसको थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।